हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास मौज एकदम। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई एकदम मस्त चल रही है। टाइम टू टाइम एकदम रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं हर लेक्चर में आपको ये बात जरूर बोलता हूँ कि रिवीजन बच्चों करते रहें। रिवीजन नहीं करोगे आगे की चीजें भूल सकते हो आप। अब अभी समझ में आएगा, रिसेंट में चल रहा है वो जरूर समझ में आएगा, पक्की बात है। लेकिन बच्चों प्रीवियस जो हो चुका है आप वो भूल जाओगे। क्लियर? उस चीज को थोड़ा सा आप टाइम टू टाइम अगर रिवाइज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही करो। मैं नहीं कहता आपको एक साथ करो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, जितना हो सके, जितना कैपेबिलिटी आपकी है उतना करो, लेकिन एटलीस्ट करो तो सही। तब आएगा मजा, तब आपको रिजल्ट दिखेगा कि एक्चुअल में आपने पढ़ाई क्या की है। बच्चे पढ़ाई यहाँ पर सारे करते हैं, आपको भी पता है पढ़ाई सारे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वे होता है, एक अलग वे होता है किसी की तैयारी करने का, और कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है, बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, और ऐसी मिलती है कि आपने सोचा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इंटेलिजेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चा होता है वो भी बहुत सही चलता है, इंटेलिजेंस भी अलग है। इन दो चीज़ों को मुझे अगर समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं आपको सिंपल सा ये बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो इंटेलिजेंस क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक फॉलो पाथ है, एक पाथ है, उस पाथ को आप फॉलो करोगे, जरूर उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, नो डाउट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करेगा? डेस्टिनेशन तो उसके लिए सेम है, लेकिन वो जो पाथ फॉलो करेगा बच्चों, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, ईजी होगा, और उसके लिए वो बेस्ट होगा। लेकिन वो एक अलग पाथ फॉलो कर रहा है, एक अलग तरीके से डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। आप सोचिएगा नहीं, इतने चीजें पढ़ेंगे अपन यहाँ पर कि मजा बहुत आएगा। क्लियर? तो अपन ने बताइए प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान आ रहा है क्या? क्या पढ़ा था अपन ने प्रीवियस लेक्चर में? ध्यान करो, टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे थे। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या था? चला हुआ था। मैंने आपको सिंपल सा वे बताया था, एक कहानी बताई थी कि तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं और चीजों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये कीटो ग्रुप है, इसके इनॉल बनाने हैं, तो इनॉल के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पर मैं रिएक्शन करूँ अगर बेस के साथ, तो आपको पता है कि भैया तुम मुझे H दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से यहाँ से भी बन सकता है, तुम मुझे H दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर जो इनॉल बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। मेजर और माइनर की बात भी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से की थी, आपको पता है कैसे। एनायन कैरेक्टर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कौन सा इनॉल कितना अच्छा होगा। जितना स्टेबल एनायन होगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि जितना इनॉल स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल। चलिए मान लीजिए बच्चों, मैं आपसे पूछूं, एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि यहां पर अगर कोई नॉर्मल कीटो है या नॉर्मल इनॉल है, तो वहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों? डोमिनेटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं क्या होगा? कीटो फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इनॉल मैंने ड्रॉ किया, इनॉल मैंने बनाया, और इनॉल बनाने के बाद मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और जिसकी वजह से जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? इनॉल होगा, कीटो नहीं होगा। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मैंने बोला, प्रीवियस लेक्चर का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला कि इसका इनॉल ड्रॉ करो, तो इसका इनॉल आपने कौन सा हाइड्रोजन निकाला था? आपको याद है? ये हाइड्रोजन निकाला था। हाइड्रोजन निकालने के बाद जो एनायन बना था वो रेजोनेंस करने के बाद कहाँ पहुंच रहा था? यहाँ। और यहाँ से रेजोनेंस करने के बाद कहाँ पहुंच रहा था? O- में। और इनॉल बन रहा था बच्चों, कुछ इस तरीके का इनॉल फॉर्म हो रहा था। क्लियर बात समझ में आती है? इनॉल फॉर्म हुआ तो मुझे बताइए यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन हो गई, तो मैं यहाँ सिंपल सा कह सकता हूँ कि इस इनॉल में क्या है? एरोमेटिसिटी है, जिसकी वजह से कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में कौन डोमिनेटिंग करेगा? इनॉल फॉर्म। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहीं पर क्वेश्चन और भी चेंज कर सकता है। जैसे आपको मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, और इसके बाद अपन ये टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। आपको मैंने यहां पर एक क्वासी एरोमेटिक पढ़ाया था एरोमेटिसिटी में। क्वासी एरोमेटिक क्या होता था? कार्बोनिल ग्रुप से अगर आप देखें तो यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्या आपको दिख रहा है?
अगर मैं इसका इनॉल ड्रॉ करूं तो हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा और मूव करते करते ऑक्सीजन पे जाएगा, और आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने यहाँ इनॉल बनाया है ठीक वैसे ही मैं कहाँ इनॉल बनाने जा रहा हूँ, यहाँ बनाने जा रहा हूँ। सिंपल बात समझ में आती है? तो मुझे बताओ ये इनॉल और ये कीटो कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है? क्या आपको इतना समझ में आया कि सर कीटो फॉर्म में भी एरोमेटिक थी और इनॉल में भी एरोमेटिसिटी है, इसका मतलब एरोमेटिक का जो इक्विवेलेंट है वो तो सेम है, वो फैक्टर सेम है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है बच्चों कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। क्या अब हमारा आंसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे रिलेट करेगा और जिसकी वजह से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कीटो या इनॉल? तो आप कह सकते हो यहाँ पर डोमिनेट करेगा कीटो फॉर्म। अगर इनॉल एरोमेटिक होता और कीटो नॉन एरोमेटिक होता तो मैं सिंपल सा बोलता कौन डोमिनेट करेगा, इनॉल। लेकिन अगर मान लीजिए कीटो भी एरोमेटिक है और इनॉल भी एरोमेटिक है, इस केस में हम किसे आंसर करेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, इसके आगे क्या फैक्टर आते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे ये पूछ सकता है डिफरेंट टॉटोमेरिक प्रोडक्ट पूछ सकता है इसमें, क्योंकि मैंने आपको डोमिनेटिंग फैक्टर बता दिए। और ये पूछ सकता है कि कहां पर टॉटोमर पॉसिबल होगा और कहां टॉटोमर पॉसिबल नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ब्रिज हेड कार्बन है और मैंने इनॉल के लिए ये कीटो फॉर्म ले लिया। अब इस कीटो फॉर्म के लिए सोचिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। क्या कभी भी ये हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद ये बॉन्ड प्रोसेस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका इनॉल बनाते हैं यूज करके इस हाइड्रोजन को, क्या आपको पता है इनॉल कुछ इस तरीके से बनने वाला है? अगर ये इनॉल बन गया बच्चों तो ब्रेड्स रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो टॉटोमेरिक प्रोडक्ट है ये वैलिड नहीं होगा बच्चों। क्या वैलिड नहीं होगा? ये टॉटोमेरिक प्रोडक्ट वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका टॉटोमर सिर्फ और सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद बन सकता है? ये। तो ये क्या बोलेगा? तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो बताइए मेरे पास यहाँ पर जो टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इनॉल बन सकता है। क्लियर? इसी तरीके से पहला आपको पता चल गया। चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये कीटो फॉर्म है, क्लियर है? इस कीटो फॉर्म से यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर भी टॉटोमर पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी क्या टॉटोमर पॉसिबल नहीं। क्लियर बात है? इसी तरीके से सोचिए, अगर मैं थर्ड केस लूं और अब मैंने क्या किया, बेंजीन से जुड़ा हुआ ये CHO ग्रुप लगा दिया। क्या अब इसके पास हाइड्रोजन है? जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो इस कीटो का कोई इनॉल फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखें तो आपको ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या आपको दिख रहा है कि क्या कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पर चारों वैलेंसीज बिजी है तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पर भी टॉटोमर प्रोसीड नहीं करेगा। क्या आपको समझ में आता है कि टॉटोमर कैसे वैलिड हुआ, कैसे बना या नहीं बना? इसी तरीके से अगर मेरे पास कभी भी, फोर्थ पॉइंट है, कभी भी मान लीजिए यहां पर खूब सारे बल्की ग्रुप आ गए तो भी बच्चों यहां पर टॉटोमर पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी टॉटोमर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे टॉटोमर प्रोसीड करेगा और कैसे नहीं करेगा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पहला ब्रेड्स रूल, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ये बेंजल्डिहाइड और ये बल्की ग्रुप। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए फट से। अब मैं आपको कुछ अच्छे केसेस दिखाने जा रहा हूं और वो केसेस इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब मैं वो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जीओसी से रिलेटेड है बच्चों। किससे रिलेटेड है? जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसलिए मैं इसको इसी पर खत्म करना चाह रहा हूं, यहीं पर इसको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहला अगर हम केस लें, केस 1 लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट केसेस में ये आएंगे। मान लीजिए मेरे पास केस 1 की बात करूं। केस 1 में क्या किया मैंने? केस 1 में मैंने क्या किया बच्चों? अल्टरनेट डाई कीटो फॉर्म की बात की।
अल्टरनेट डाई कीटो फॉर्म में जो इनॉल फॉर्म करने जा रहा हूं, यहां पर आप देखिएगा कौन कौन से इनॉल पॉसिबल हैं। अगर आप इनॉल यहां पर पॉसिबल इनॉल बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, प्रोसेस वही है, हाइड्रोजन देना है और बॉन्ड लगाना है। क्लियर है? तो मैं आपके सामने टॉटोमर बना रहा हूं और आप देखिए कि क्या टॉटोमर ये पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, सही बात है। यहां से हाइड्रोजन लोगे तो टॉटोमर कौन सा बनेगा? ये बनेगा। दूसरे टॉटोमर की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं ये भी बन सकता है? क्लियर है? कहीं ना कहीं ये भी फॉर्म हो सकता है, सही बात है। और अच्छी सी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें ये आता है बच्चों कि जब टॉटोमर ये फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉटोमर और सारे टॉटोमर की जो हम बात करने वाले हैं ये इससे डिफरेंट क्यों है, इसी चीज को हमें यहां पर समझना है, इसी चीज को हमें यहां पर डिस्कस करना है कि ये इन सब टॉटोमर से डिफरेंट क्यों है। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक चीज बताई कि टॉटोमेरिक प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? एनायन की स्टेबिलिटी पे। और मुझे बताइए एनायन की स्टेबिलिटी को क्या चाहिए? अगर एनायन को मैंने बोला कि भैया एनायन खूब रेजोनेंस करे, बहुत सारा रेजोनेंस करे, खूब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस करे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस करने के बाद उसे क्लियरली ये पता चलेगा कि सर जो ये नेगेटिव बनने वाला है, ये नेगेटिव सबसे परफेक्ट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उस नेगेटिव को इसके साथ भी रेजोनेंस मिलेगा और इसके साथ भी रेजोनेंस मिलेगा। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद बॉन्ड लगाया और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन को सेट कर दिया। तो क्या ये टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बन सकता है? और इस टॉटोमेरिक प्रोडक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहां अच्छी बात क्या है मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं कुछ इस तरीके से इसको बना सकता हूं? ध्यान दीजिए, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर बात करूं इस कार्बन की, क्या ये sp2 कार्बन है? क्या ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है? क्या ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है? और यहां पर भी ये क्या है? sp2 है, जिसकी वजह से ये सब कहां है? सेम प्लेन में। सेम प्लेन में लाई करने की वजह से क्या मेरे पास यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल है? अगर आप बॉन्डिंग को देख पा रहे हैं तो देखिए कैसे। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में, इस ऑक्सीजन पे हाईली डेल नेगेटिव और इस पे हाईली डेल पॉजिटिव आने वाला है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बात करूं अगर इस कार्बोनिल की तो यहां पर भी हाईली डेल नेगेटिव और यहां हाईली डेल पॉजिटिव आने वाला है। अगर आप बात करें तो यहां पर क्या है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बच्चों, ये है 6 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी एक्सट्रीमली क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। एक्सट्रीमली हाई हो जाने की वजह से मुझे बताइए क्या ये इनॉल, अगर मैं बात करूं तो ये इनॉल बनता है बच्चों अप्रोक्सीमेट 74%। इतना ज्यादा स्टेबल बनता है कि ये कीटो फॉर्म को बहुत ही पीछे छोड़ देता है। तो अगर मैं बात करूं ये केस दिया हो और ये केस दिया हो तो बताइए यहां डोमिनेटिंग फैक्टर क्या करेगा? इनॉल करेगा। तो यहां पर क्लियरली मैं लिख सकता हूं यहां कौन डोमिनेट करने वाला है? इनॉल। क्योंकि यहां पर क्या बनता है? 74% इनॉल फॉर्मेशन होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेन रीजन जो है वो किसका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो आपको ये चीजें समझ में आई कि कभी भी ऐसा केस अगर आपको दिखता है तो उस केसेस में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बहुत ही अच्छी होगी। अब सोचिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि यहां पर जो ये मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, क्या ये मैथिल ग्रुप कहीं ना कहीं कोई फैक्टर यूज करके रिपल्शन करेंगे? क्यों? देखिएगा, मैं आपको बोलूं ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है और ये भी प्लेन में है, सब सेम प्लेन में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या कहीं पर इस मैथिल ग्रुप का कोई काम आ रहा है? क्या कोई यूज आ रहा है? अगर सोचिए इस मैथिल ग्रुप की जगह कोई ऐसे ग्रुप लगे होते जो इस चीज को फायदा पहुंचा रहे होते, इस चीज को हेल्प कर रहे होते करने में, तो क्या उसका परसेंट और ज्यादा बनता? और ज्यादा बनता तो क्या वो और स्टेबल होता? सोचिए अगर यहां पर मैथिल की जगह सिर्फ हाइड्रोजन होते तो क्या वो रिपल्शन भी कम करते? सिंपल बात है। लेकिन सोच लीजिए अगर यहां फेनिल ग्रुप लगा दो, बेंजीन ग्रुप लगा दो, क्या बेंजीन से एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाएगा? क्यों बच्चों? क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहां पे मैं फेनिल रिंग लगा दूं
तो क्या यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड आएंगे उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूं, वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास कभी भी इस तरीके का कीटो हो और यहाँ फेनिल लगा हो, तो इसका जो इनॉल बनता है बच्चों, इसका जो इनॉल बनता है ये बनता है कुछ 100% इनॉल। क्यों 100% इनॉल बनता है? 100% इनॉल इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है? ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। सही बात है, इतनी चीज समझ में आती है? ठीक है भाई। अगर यहीं पर सोचिए नेक्स्ट स्टेप आता, मैं एक फेनिल को हाइड्रोजन से रिप्लेस करता और एक फेनिल को मैं ऐसे ही लगा रहता, तो इसका कुछ परसेंटेज आता है, ये कुछ बनता है 96%। क्लियर? ये 100% होता है। इसी तरीके से सोचिए, अब मैंने दोनों हाइड्रोजन को लगा दिए, तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर बच्चों रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन रिपल्शन फैक्टर मिनिमम हो जाएगा। जैसे यहां थोड़ा बहुत रिपल्शन फैक्टर था, तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा सर, अब आप एक मैथिल ग्रुप को लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन ग्रुप को लगा दीजिए, तो इस तरीके से जो इनॉल बनेगा ये भी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर पे लाई करेगा, डोमिनेटिंग करेगा। क्लियर बात समझ में आती है? इसी तरीके से दो मैथिल ग्रुप लगा दीजिए तो वहां पर थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अब रिपल्शन फैक्टर बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहां पर देखा कि कैसे ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिख पा रहे हैं, ये किस बेसिस पे लिख पा रहे हैं। इस चीज को समझा हमने यहां से। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जहां पर उन लगे हुए ग्रुप्स का कोई यूज नहीं है, इसीलिए मैंने उन ग्रुप्स पे क्या लगा दिए? अगर मैंने दो फेनिल ग्रुप लगा दिए तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा गेन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें, मैंने इसको रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, अभी भी एक रेजोनेंस है जो एक्सटेंट रेजोनेंस कर सकता है। यहां फिर मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए, फिर मैंने हाइड्रोजन मैथिल लगा दिए और देन मैथिल मैथिल लगा दिया। तो क्या आपको यहां क्लियरली पता लगा कि सर कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं रिपल्शन फैक्टर को मिनिमाइज करूं तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो क्या आप इसको याद करेंगे या इसको समझेंगे? इसको समझिए बच्चों, याद नहीं करना है। आपको दिखा, आपने कंपेयर किया अपने माइंड में, हाँ ऐसा होता है, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं। क्लियर बात है? चलिए नोट कर लीजिए फट से इसे। तो इस तरीके से हमने केस 1 को समझा कि केस 1 में जब अल्टरनेट डाइकीटो फॉर्म आते हैं, तो अल्टरनेट डाइकीटो फॉर्म में हमको ध्यान क्या रखना है? कहीं ना कहीं 6 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमें ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए अब मैं आपको एक और केस के बारे में बता रहा हूं, सेकंड केस है। और वो सेकंड केस क्या है बच्चों? सेकंड केस है जब डाइकीटो अल्टरनेट आते हैं, सॉरी जस्ट कंसेक्यूटिव डाइकीटो फॉर्म आते हैं, अगल बगल आते हैं, तब क्या होता है? ये है केस नंबर 2। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। वैसा ही कुछ कहानी है, वैसा ही कुछ डिराइव करूंगा और वैसी ही प्रॉपर्टी को आपके सामने रखने वाला हूं, और आप इसको ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की वजह से क्या हाईली डल नेगेटिव चार्ज है और यहां पर भी हाईली डल नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों हाईली डल नेगेटिव चार्ज आपस में खूब सारा रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन को कम करने के लिए हमने ये सीखा है कि कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? रोटेशन होता है, जैसे अपन ने सीखा था SIR इफेक्ट में। तो मुझे बताइए कहीं ना कहीं ये इस बॉन्ड के थ्रू क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करने के बाद बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास कुछ इस तरीके का कार्बोनिल बन जाएगा। अब इस तरीके का कार्बोनिल अगर बना है तो सोचिए क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लायक है? क्योंकि यहां पर तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है नो डाउट, लेकिन क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या किया है? अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या कर गया? रोटेट कर गया, और रोटेट करने के बाद जो मेरे पास कंपाउंड मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, जो कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। इसलिए इसके इनॉल और इसके कीटो में डोमिनेटिंग फैक्टर की बात करूं तो कौन करेगा? कीटो फॉर्म। क्लियर? लेकिन सोचिए अगर ये नहीं मूव किया होता, अगर ये सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं किया होता,
तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो सकती थी, और वो कुछ इस तरीके से हो सकती थी कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मूव करती तो कहीं ना कहीं इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, और इसे मैं 5 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से बोलता। क्लियर? अब ये चीज सोचिए अपने माइंड में कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिले और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन ना हो। अब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन ना हो तो कहीं ना कहीं साइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? साइक्लिक कभी मूव नहीं कर सकती, अगर साइक्लिक मूव करेगी तो वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये डाइकीटो फॉर्म साइक्लिक फॉर्म में आते हैं बच्चों, तो साइक्लिक फॉर्म में ये चाह कर भी मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर रोटेशन इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ रिंग स्टेबिलिटी। क्लियर? बिकॉज ऑफ रिंग स्टेबिलिटी। तो मुझे बताइए यहां पर जो डाइकीटो फॉर्म बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। मैं किसी भी हाइड्रोजन को ले सकता हूं, तो मैंने यहां पर क्या किया, कुछ इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप को रखा, और मुझे देखकर समझ में आया कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी? 5 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर कोई आपसे बोले कि बताओ इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है या इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो आप क्लियरली सोच के बता सकते हो कि सर यहां तो बॉन्ड मूव कर जाएगा क्योंकि यहां पहले से ही अनस्टेबल था, यहां मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? अच्छी होगी। तो बताइए मुझे इन दोनों केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं ये डाइकीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल इनॉल बनाएगा या ये डाइकीटो फॉर्म, तो इनॉल परसेंट किसका अच्छा होगा बच्चों? तो मैं कह सकता हूं इनॉल परसेंट इसका काफी अच्छा होता है। क्लियर? समझ में आई बात आपको ये चीज? तो ये था हमारा सेकंड केस जो कि हमें बहुत अच्छे से समझना था। तो अपन ने ये सीखा कि कब अल्टरनेट डाइकीटो आता है तब स्टेबिलिटी देखते हैं, और कब कॉन्जिक्यूटिव डाइकीटो आते हैं तब हम स्टेबिलिटी का पता इस तरीके से लगाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये केस बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी मेरे ख्याल से टॉटोमर की बात, और बहुत अच्छे से आपने इसको सीख भी लिया होगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट एक और बचता है टॉटोमर में, एंड व्हाट इज लास्ट पॉइंट? क्या है इसका लास्ट पॉइंट? इसका लास्ट पॉइंट है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड, ये एक लास्ट पॉइंट टॉटोमर में और बचता है। इसको भी समझते हैं क्या होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस आपको समझना है, आपको ध्यान देना है, मैं आपको बहुत बढ़िया से सिखा दूंगा। क्लियर? देखिए, मान लीजिए अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, पुरानी स्टोरी को रिवाइज कर रहा हूं कि हमने क्या क्या किया था, क्या क्या किया था। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं इसका टॉटोमर ड्रॉ कर रहा था तो सबसे पहले मैं बेस के साथ रिएक्शन करा रहा था। तो अब मैं बेस के साथ रिएक्शन तो करा रहा हूं, लेकिन अब मैं यहां प्रेजेंट ले रहा हूं किसकी? D2O की। किसकी प्रेजेंट ले रहा हूं? D2O की। और बेस के साथ भी मैंने क्या लिया? OH माइनस की जगह क्या लिया? OD माइनस लिया। तभी तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। अब देखिए कैसे होता है, इस चीज को एक बार समझेंगे, फिर मैं आपको इसका प्रोसेस यूं बताऊंगा और क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी आपको मैकेनिज्म ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला काम क्या करते थे आप? H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करते थे। X प्लस लेंगे तो क्या निकलेगा? HOD। HOD ही निकल गया। देखा आपने कैसे HOD निकल गया? HOD वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं ब्रो, HOD। क्लियर है? तो बताओ मुझे यहाँ HOD जब निकलेगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव वही प्रोसेस करेगा जो टॉटोमर में होता है, और ये मेरे पास बनाएगा इनॉल O माइनस। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सोचिए प्रेजेंस किसका है? प्रेजेंस है D2O का, और जब D2O का प्रेजेंस है तो ये O माइनस से क्या ले लेगा? D, और यहां बना देगा बच्चों O और D, यहां कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब सोचिए, मैंने आपको बोला कि यार ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ऑटो कन्वर्टेबल होते हैं। तो ऑटो कन्वर्टेबल होते हैं तो बताइए ये ड्यूटेरियम फिर से अपने आप को कीटो फॉर्म में चेंज करेगा, और कीटो फॉर्म में चेंज करने के बाद अब जो हाइड्रोजन था, क्या अब वो ड्यूटेरियम यहां आएगा और बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा? इसका मतलब बताइए एक ड्यूटेरियम किस तरीके से चेंज हो गया? क्या आपको समझ में आया? जिस तरीके से एक ड्यूटेरियम चेंज हो सकता है,
क्या वैसे ही ये हाइड्रोजन भी चेंज हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी चेंज हो सकता है, और यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये भी चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको कहानी के रूप में ये बताऊं कि नेगेटिव, जिस भी कार्बन पे नेगेटिव लग रहा है और वो रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन तक पहुंच गया, तो बच्चों वहां के सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो सकते हैं। तो यहां क्लियरली मैं लिख सकता हूं एक पॉइंट कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड में मेरे को यह ध्यान रखना है, which carbon which is delocalized and reach to oxygen atom, that carbon exchange all hydrogen टू ड्यूटेरियम। किससे चेंज कर सकता है? सारे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर सकता है। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा होता कि सर यहां पर बताइए कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होंगे, तो सिंपल मेथड आपको मैंने क्या बताया। अब आप शॉर्ट ट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपको क्या करना है, उस कार्बन पे माइनस लगाना है। क्या बोला मैंने? उस कार्बन पे माइनस लगाना है। वो माइनस रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन तक पहुंच गया, तो वहां पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, क्या यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है और यहां नेगेटिव लगते ही ऑक्सीजन पर जा सकता है? इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहां से और 3 हाइड्रोजन यहां से, तो मैं कह सकता हूं 6th हाइड्रोजन रिप्लेस विद 6 ड्यूटेरियम। क्या समझ में आ गई आपको बात? ये चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। तो आपको यह समझ में आया कि कैसे ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड को हम यहां पर सीख रहे हैं। क्लियर बात समझ में आती है? तो आपको ये बढ़िया से क्लियर हो गया होगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड कैसे करते हैं। क्या समझ में आ गया भाई? बढ़िया। चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन होता, मैंने आपसे कहा यहां पर रिएक्शन की हमने OD माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ D2, तो आपको वही कहानी है, कौन सा कार्बन है जिस पर नेगेटिव लगकर रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन तक चला जाएगा? तो आपका जवाब होगा ये हाइड्रोजन है। अगर यहां पर नेगेटिव लगता है तो ही रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन तक ये जा सकता है। इसका मतलब बच्चों, अगर यहां पर हाइड्रोजन है तो क्या रिएक्शन करने के बाद जो हाइड्रोजन चेंज होंगे, क्या वो कुछ इस तरीके से होंगे और यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा? ड्यूटेरियम लग जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन एक्सचेंज विद 4 ड्यूटेरियम। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है। तो क्या आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझ में आया कि प्रोसेस क्या हो रहा है और प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है? कि आपको क्लियरली समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन है और आंसर बताइए कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी हाइड्रोजन एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम। जल्दी से बताएं बच्चों। क्या मुझे वो कार्बन सेलेक्ट करने हैं जिन पर नेगेटिव लगाते ही ऑक्सीजन तक रेजोनेंस करके जा सके? तो बताइए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 और यहाँ है 2। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल 5 हाइड्रोजन होंगे जिन्हें हम ड्यूटेरियम के साथ क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया आपको? चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए इसी तरीके से आप आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक रेजोनेंस करके बनाया था, आपको ध्यान होगा ये प्रोसेस, इसे समझिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर मेरे से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता OD माइनस और प्रेजेंस ऑफ D2O, अब कैसे रिएक्शन होती है और कौन कौन से हाइड्रोजन एक्सचेंज होते हैं किससे? ड्यूटेरियम से। तो मुझे बताइए कौन कौन से कार्बन को अपन समझ सकते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो भी ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहां जो एनायन लगेगा ये भी एनायन करने के बाद कहां आएगा? यहां। और यहां से कहां जाएगा? यहां। इसका मतलब बच्चों मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि इजीली ये सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे और यहां के भी सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे? क्या मेरा आंसर सही है? नहीं बच्चों, एक गलती हो रही है और वो क्या हो रही है उस चीज को सीखो। बात करें अगर इस हाइड्रोजन की,
अगर ये हटता है तो ये नेगेटिव कहां तक जाएगा जरा देखिए तो, क्या ये नेगेटिव आगे प्रोसीड कर सकता है? अगर आगे प्रोसीड करना है तो इसको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एल्कीन का ये हाइड्रोजन तो ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इस हाइड्रोजन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो ये नेगेटिव लगेगा, ये बच्चों रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन तक जा सकता है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन तक जाएगा इसको लगेगा कि ये तो बहुत अनस्टेबल है, और तब तक ड्यूटेरियम चेंज हो चुका होगा, और इस तरीके से ये फिर से जब कीटो फॉर्म में आएगा तो यहाँ ड्यूटेरियम लग चुका होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्कीन के केस में एल्कीन का जो फ्रंट कार्बन का होता है केस, उसका हाइड्रोजन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन बैक कार्बन का चेंज नहीं होगा बच्चों। तो सिंपल सी बात है कि आपको समझ में आया कि एक ड्यूटेरियम ये भी छूट रहा था, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका सही आंसर होगा 7 हाइड्रोजन एक्सचेंज विद 7 ड्यूटेरियम। क्लियर बात समझ में आ गई प्रॉब्लम के थ्रू? चलिए इसको नोट करिए फट से, और फिर अपन इसके और एग्जाम्पल करेंगे और इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया से। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे। मान लीजिए वैसा ही क्वेश्चन है अब, लेकिन डबल बॉन्ड को आप ध्यान रखिएगा भाई, कि डबल बॉन्ड में कौन सा हाइड्रोजन चेंज होगा और कौन सा नहीं होगा। OD माइनस रिएक्शन विद D2O, बताइए कितने हाइड्रोजन चेंज होंगे किससे? ड्यूटेरियम से। चलिए मुझे आंसर बताइए। क्या सबसे पहले आपको ये लगा होगा कि यहाँ के जो हाइड्रोजन है ये तो इजीली चेंज हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ का रेजोनेंस ऑक्सीजन तक डीलोकलाइज हो सकता है। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई? ठीक है भाई। लेकिन क्या इस हाइड्रोजन को मैं कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या प्रोसीड, क्या आगे रेजोनेंस प्रोसीड होगा? अगर ये प्रोसीड हुआ तो बच्चों ये पूरा पूरा बॉन्ड टूटेगा और रिंग टूट जाएगी। इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब ना तो ये हाइड्रोजन चेंज होगा और ना ही ये हाइड्रोजन चेंज होगा। मैंने आपको बताया एल्कीन के लगे हुए फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फट से एल्कीन बनाएंगे, और एल्कीन के बाद तुरंत ये इनॉल के जगह कीटो में चेंज हो जाएंगे, और जब तक कीटो में चेंज होंगे तब तक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो चुका होगा। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो सिंपल सी बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल हो गए आपके पास 4 हाइड्रोजन एक्सचेंज विद 4 ड्यूटेरियम, और आफ्टर प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास? प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, कार्बोनिल, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम। इस तरीके से मेरे पास ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या क्लियर बात समझ में आती है? चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कैसा भी कुछ भी आए, आपको कभी भी इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैंने सिंपल सा तरीका बताया, आप उस कार्बन पे नेगेटिव लगाओ, और वो नेगेटिव अगर O तक चला गया, O तक रेजोनेंस कर गया, तो पक्की बात है वहां के सारे हाइड्रोजन किससे चेंज हो जाएंगे? ड्यूटेरियम से चेंज हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो बिल्कुल जा सकता है, एक कार्बन हो गया। इस हाइड्रोजन की बात करूं तो बिल्कुल ये भी जा सकता है। नीचे आए, यहां हाइड्रोजन है नहीं, यहां हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये प्रोसीड हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो बताइए, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन और यहां 2 हाइड्रोजन, बचा ये वाला कार्बन। इसको सोचिए जरा, बहुत अच्छे से सोचिएगा बच्चों, अच्छे से सोचिए, जरूर कर लेंगे। क्या जब मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो नेगेटिव पहले डीलोकलाइज होकर कहां तक जाएगा? यहां तक, और फिर यहां से कहां जाएगा? ऑक्सीजन तक। इसका मतलब यहां पर भी जो 3 हाइड्रोजन है ये भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए काउंट करके, क्या आपके पास 7 हाइड्रोजन आपको मिल गए जो एक्सचेंज विद 7 ड्यूटेरियम होंगे? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जरा प्रोडक्ट भी बता दें। तो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, कार्बोनिल,
C, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन थे वो किससे चेंज हो गए? ड्यूटेरियम से। और यहाँ पर जितने हाइड्रोजन थे वो भी किससे चेंज हो गए? ड्यूटेरियम से। तो क्या आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया? क्लियरली समझ में आया आपको ये चीज? चलिए नोट कर लीजिए, और एक दो क्वेश्चन करते हैं और इनकी सारी पॉसिबिलिटीज को अपन यहीं पर क्लियर करते हैं, जिससे टॉटोमर में 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप ट्राई करोगे। सॉरी, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज विथ ड्यूटेरियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज विथ ड्यूटेरियम आपको बताना है यहां पर क्या होगा। OD माइनस और D2। इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर भी सेम क्वेश्चन है। तो अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब मुझे ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएं कि कहां कहां क्या क्या ड्यूटेरियम लगेगा और कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या मुझे ये कार्बन पे माइनस लगाने पर रेजोनेंस O तक जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इस कार्बन पे माइनस लगाने पर हाइड्रोजन है और क्या ये नेगेटिव O तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो बताइए यहाँ कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस O तक नहीं जा सकता। ये रेजोनेंस O तक जा सकता है और यहाँ हाइड्रोजन है एक, लिख दिया मैंने। यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं और वो तब भी रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन तक नहीं जाता है। अच्छा, इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा ये पहले रेजोनेंस करके यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक जाएगा। तो यहाँ के कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। सेम एज इट इज ये कार्बन की बात करें तो यहाँ पर भी तीनों हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएंगे इससे ड्यूटेरियम से। टोटल काउंट करें तो आपको यहाँ नजर आएगा 8 हाइड्रोजन एक्सचेंज विद 8 ड्यूटेरियम। जो जो मैंने टिक लगाए हैं वहां वहां क्या लग जाएंगे? तीनों ड्यूटेरियम, 3 ड्यूटेरियम, 1 ड्यूटेरियम, यहाँ 1 ड्यूटेरियम। क्लियर है? यहाँ की बात करें, इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं ब्रेड्स रूल, क्या ये हाइड्रोजन कभी भी चेंज होगा? नहीं होगा, वैलिड नहीं करेगा क्योंकि यहां से कभी भी sp2 ये कार्बन नहीं हो सकता। क्लियर है? यहां की बात करें तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और दोनों के दोनों किससे चेंज हो जाएंगे? ड्यूटेरियम से, क्योंकि यहां नेगेटिव लगने पर रेजोनेंस करके कहां तक जाएगा? ऑक्सीजन तक। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा? क्लियर बात है? समझ में आई बात? चलिए इसकी बात करते हैं। ये हाइड्रोजन चेंज हो सकता है, सबको पता है ये चीज कि यहां हो सकता है। उसी तरीके से यहां पर जो हाइड्रोजन है ये चेंज नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहां का हाइड्रोजन हो सकता है और उसी तरीके से यहां का हाइड्रोजन भी हो सकता है। टोटल हाइड्रोजन काउंट करोगे तो आपको समझ में आएगा 3 हाइड्रोजन एक्सचेंज विद 3 ड्यूटेरियम। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोजन चेंज हो सकते हैं, वैसे ही इस ऑक्सीजन के लिए भी ये हाइड्रोजन चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ सारे के सारे हाइड्रोजन चेंज होंगे और टोटल काउंट करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। क्योंकि पहले क्या बनेगा? इनॉल, और इनॉल स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल का केस है, और नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल के केस में कीटो डोमिनेट करता है तो ये तुरंत अपने कीटो फॉर्म में चला जाएगा और हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर देगा। तो आंसर में लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एक्सचेंज विद 8 ड्यूटेरियम। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि कैसे हम टॉटोमेरिक प्रोडक्ट में सारी चीजें सीख चुके हैं, स्टेबिलिटी से लेकर ड्यूटेरियम एक्सचेंज तक, कहां कहां वो वैलिड करता है, कहां कहां वो वैलिड नहीं करता है, ये भी हमने सीख लिया। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हमने आगे भी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो यहां पर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड होती है। अब आपके पास जो आएगा वो आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपन थोड़ा बहुत रिएक्शन करना सीखेंगे। इनिशियल स्टेज में कैसे रिएक्शन को समझते हैं, कैसे इंटरमीडिएट को समझते हैं, कैसे इलेक्ट्रोफाइल को समझते हैं, न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं, इन सब चीजों को भी अपन सीखेंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से अपन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे
बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं अपन ने, उनको आप रिवाइज करो, उनको आप समझो, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।